नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब भी किसान सख्ती के बाद पराली जला रहे हैं। अब पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा। अब इसका प्रयोग ईंट भट्टों में ईंधन के तौर पर किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के निर्देश पर कृषि विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पराली के निपटान की नई योजना तैयार की है। इसके तहत हर जिले की पराली उपयोग की जाएगी और प्रबंधन पर अतिरिक्त खर्च भी नहीं आएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार हरियाणा में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती ठंड के बीच सुबह और शाम के वक्त हल्का कोहरा भी छाया है प्रदेश में। अभी आपको बताते चलें कि 8 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है तापमान और इस दौरान लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जिसे प्रदेश सरकार ने, आपको बताते चलें कि ईंट भट्टों की अगर बात की जाए तो यहां प्रदेश सरकार ने मंजूरी देकर इसे लागू किया है। इसी साल से ईंट भट्टों में 20% की पराली जलाना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही CPCB की ओर से इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। निरीक्षण में यह भी जांचा गया है कि भट्टा मालिक किस प्रकार का ईंधन और कितनी मात्रा में उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही आदेशों के पालन के लिए ईंट भट्टों का लाइसेंस निलंबित किया गया है। अगर बात करें दिल्ली NCR की धुंध की, तो धुंध की मोटी परत से लोगों का जीना मुहाल है। नवंबर के महीने में अभी तो सर्दी की शुरुआत में है और लेकिन अभी से ही राजधानी में प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानियां होने लगी है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया। एयर क्वालिटी ट्रैकर के मुताबिक दिल्ली में सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 रिकॉर्ड किया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार तापमान भी गिर रहा है और वहीं प्रदूषण भी अपर लेवल पर है। प्रदूषण गंभीर प्लस जोन में चला गया, जिससे हवा सांस लेने लायक नहीं रह जाती है। दरअसल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें हिसार और नारनौल की, तो रात का तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। साथ ही आपको बताते चलें कि पर्वतीय क्षेत्र में शुक्रवार को एक कमजोर श्रेणी का सक्रिय हुआ था और जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। और 23 और 24 नवंबर की अगर बात करें तो विक्षोभ आगे निकल जाएगा। इससे एक बार फिर से हवाओं की दिशा में बदलाव आएगा। हवाओं की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने से उत्तरी मैदानी राज्य विशेषकर हरियाणा, NCR और दिल्ली में तापमान लुढ़कने लगेगा और शीतलहर का दूसरा दौर देखने को मिलेगा। आपको बताते चलें कि इस दौरान साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड अपने तेवरों को प्रचंड करेंगे। तो हमारे साथ में यमुनानगर से हमारे संवाददाता कौशिक खान और चंडीगढ़ से OP शर्मा जुड़ चुके हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल कौशिक खान आपसे है। देखा जाए तो लगातार आपको बताते चले कि कौशिक खान, मेरा सवाल आपसे है कि कई इलाकों में जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 22 आज तारीख है और 23 और 24 नवंबर तक ठंड बढ़ने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। कौशिक खान। लगातार ठंड बढ़ने वाली है और 23 और 24 नवंबर को आशंका जताई जा रही है कि हवाओं में फिर से बदलाव होगा, दिशा बदलेगी और इस दौरान काफी ज्यादा ठंड दिल्ली NCR में देखने को मिलेगी और हरियाणा में। OP, आपको आवाज मिल रही है? जी अंकिता, देखिए अगर इस वक्त की हम बात करें खासकर NCR की, तो NCR जो है वो प्रदूषण की जो गिरफ्ती है कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जिस तरह अक्टूबर का आखिरी वक्त चल रहा है तो जाहिर सी बात सर्दियां जो है वो आएंगी और हिमाचल के अंदर जो बर्फबारी भी कहीं ना कहीं हो रही है, तो उससे भी जो टेम्परेचर डाउन आएगा। तो इससे होता ही है कि जो टेम्परेचर जब नीचे आता है तो जो जितने भी प्रदूषण के पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल मेट्रिकुलेशन जो PM होता है, उसके जो PM होता है वो नमी के अंदर मिल जाता है और वो हमारे शरीर के अंदर जाकर इस तरीके से बच जाता है कि जिससे एक तरह से आदमी को बहुत सारी जो है वो ऑर्गन फेलियर तक जैसी जो धीरे धीरे समस्याएं होती हैं, किडनी फेलियर वगैरह, हार्ट फेलियर वगैरह, इस तरह की बीमारियां जो है कहीं ना कहीं होने लगती है। तो कह सकते हैं कि और इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं
जो है इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार, एक हरियाणा सरकार नहीं बल्कि यूपी और दिल्ली गवर्नमेंट को भी आना होगा। और अगर आपको मैं बता दूं कि 1994 शायद 94-95 के आसपास दिल्ली में से इंडस्ट्री सेक्टर को बाहर निकाल के बाहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कर दिया गया था। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो एनसीआर में ज्यादा आए थे और उसके बाद कुछ एक जो है नोएडा की तरफ जो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इतनी भी दूर जो है वो शिफ्ट नहीं हुए थे कि जिसके चलते दिल्ली प्रदूषण से बच सके। तो प्रदूषण कहीं ना कहीं प्रदूषण के चलते हुए दिल्ली आज एक गैस का जो है चैम्बर बनी हुई है। और जिस तरह के AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा जो है नीचे चला गया, जिसके चलते लोगों को सांस लेने की जो है वो दिक्कत तक हो रही है। और कई अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से जो हेल्थ इमरजेंसी की भी डिमांड की गई। तो अगर डॉक्टर्स ये डिमांड करें तो हम एक बात मान कर चल सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली में रहना एक गैस के चैम्बर में रहने के बराबर है। और खासकर गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो स्थिति काफी जो है खराब हो चुकी। तो अब क्या सरकार जो है वो हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, और अगर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करती है तो कंस्ट्रक्शन और जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा एक उपाय और बचता है जो अक्सर दिल्ली में लागू होता है, इवन और ओड व्हीकल्स का, या फिर लोग भी खुद आगे आए और अपने पर्सनल वाहन के इस्तेमाल करने की जगह मेट्रो वगैरह का ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करें। तो इस तरह के कुछ कदमों की जरूरत है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये अच्छी बारिश नहीं कर जाता है तो दिल्ली के अंदर जो इस वक्त दिल्ली NCR या नोएडा के आसपास का जो भी एक बड़ा इलाका है उसके अंदर ऊपर जो एक प्रदूषण का जो घेरा बना हुआ है वो तब तक नहीं टूटेगा जब तक एक बारिश नहीं है। फिर मुझे लगता है कि शायद एक या दो बारिश अच्छी आने के बाद आसमान एक बार जो है वो साफ हो जाएगा। और फिर लगता है कि शायद एक मार्च तक जो है वो दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी सी खुशनुमा बन सकती है। जी अंकिता जी, ओपी हमारे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र भी ये हमारे साथ। विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो लगातार पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में अभी तक कमी नहीं आई है, जिसकी वजह से AQI लेवल काफी ज्यादा हाई हो गया है। विजेंद्र। अंकिता, देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब सर्दी की दस्तक होती है तो प्रदूषण की समस्या जन्म ले लेती है और तमाम जो विभाग हैं उनकी बैठकें होती हैं, प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, कौन कौन से तरीकों से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। जो डीजल ऑटो थे वो सड़कों से हटा दिए गए हैं। ज्यादातर जो डीजल ऑटो सड़कों से हटा दिए गए क्योंकि उनसे पोल्यूशन ज्यादा होता था। दूसरा, और जो सड़कों किनारे मिट्टी अंकिता पड़ी रहती है उससे बड़ा पोल्यूशन का कारण बनता है। जब वाहन चलता है, धूल उड़ती है, तो एक धूल उड़ने के बाद मौसम में नमी होती है और वहीं पर वो प्रदूषण एक तरह का एक स्मोक की चादर बन जाती है। और भी कई कारण हैं। हालांकि ग्रेड 3 गुरुग्राम में चल रहा है और अभी आज का जो AQI लेवल है वो 340 है, मतलब खतरे के निशान पर है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार लगातार मंथन करती आई है कि NCR का पोल्यूशन कैसे कम हो। वाहन बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है कि डीजलों के वाहन तकरीबन जो थे वो हटा दिए हैं सड़कों से। जैसे गुरुग्राम से ऑटो सड़कों से हटा दिए गए हैं, लेकिन पोल्यूशन फिर भी नहीं घट रहा। सबसे बड़ी बात पेड़ों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, इसको लेकर पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हुई है डेवलपमेंट के नाम पर, जिसके चलते पोल्यूशन और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा है क्योंकि पेड़ों की कटाई हो गई। आबादी जहां 5 लाख की आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, आज वही आबादी 35 से 40 लाख की आबादी है। और ऐसे में वाहन, सड़कों पर मिट्टी, पोल्यूशन, ये तमाम ऐसे कारण हैं। कूड़ा जलाना, जिस तरह से अब पराली की बात सामने आई, लेकिन गुरुग्राम में यहाँ इतनी खेती नहीं है, पंजाब साइड खेती है, हरियाणा के और इलाकों में खेती है, लेकिन उसका असर, अगर पराली जलती है तो उसका असर यहाँ पर भी होता है। तो पोल्यूशन एक ऐसी समस्या बन गई है। तो बहुत से लोग जो गुरुग्राम के हैं वो तो ये भी कहने लगे हैं कि गुरुग्राम अब रहने लायक नहीं है, गुरुग्राम से हम पलायन करना चाहते हैं।
क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दम घुटने लगा है लोगों का। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर बहुत बुरा असर पोल्यूशन का पड़ रहा है। और हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखोगे आप तो काफी वहां पर आंकड़े, आंखों में जलन और सर में दर्द, पोल्यूशन के जो लक्षण है जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा स्टिकनेस की जरूरत है। तमाम विभागों को, सरकार को इस पर मंथन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि किस तरह से पोल्यूशन को हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी विभाग है, निगम हो, हुडा हो, जहाँ पर सड़कें हैं वहां पर सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी रहती है वो नहीं उठाई जाती समय पर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है और इसी के चलते ये पोल्यूशन बढ़ता है। और गुरुग्राम एक स्मोक की चादर में इस तरह से लपटा हुआ दिखाई देता है। और अब अगर आप बाइक पे चलते हैं तो अगर कपड़े 10 मिनट में आपके कपड़े प्रदूषण से काले हो जाएंगे, इतना प्रदूषण यहाँ पर गुरुग्राम में है। तो कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है अंकिता। पोल्यूशन से तमाम जो एनसीआर के लोग हैं वो दुखी हैं, क्योंकि पोल्यूशन खतरे के निशान पर रहता है सर्दी में। और बारिश का इंतजार है बस लोगों को। पेड़ों पर जो जमी धूल है, अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन की चादर है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगी और मौसम साफ होगा और एक्यूआई लेवल डाउन होगा, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी अंकिता। फिलहाल अच्छी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी विजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ओपी शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, देखा जाए तो हरियाणा में पराली की घटनाएं पहले से कम हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ये लगातार कह रही है कि 80 से 90% पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। क्या ग्राउंड में सच में ये कितना सच है? ओपी का साफ साफ कहना चाहूंगा कि पराली को प्रदूषण के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। और पराली जो है हो सकता है एनसीआर में प्रदूषण करने का। ठीक है, हरियाणा के अंदर मैं मानता हूँ कि जो है वो पराली की घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछले अगर 3-4 साल की बात माने तो 50 से 60%, 70% तक की जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। सरकार जो है वो अपने तमाम जो है प्रयास कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली मैनेजमेंट को लेकर हरियाणा सरकार की तारीफ की थी। तो पराली और किसानों के लिए तो मैं जो है प्रदूषण के लिए जिम्मेवार नहीं मानूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें देश की अर्थव्यवस्था, जो एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसके अंदर अगर हम गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जो हरियाणा का सबसे ज्यादा एक रिवेन्यू जनरेशन डिस्ट्रिक्ट है, तो जितना ज्यादा रिवेन्यू कोई भी कहीं पर भी और पैदा होता है तो वो प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर से ही कहीं ना कहीं आता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी कंज्यूम होगी तो कहीं ना कहीं प्रदूषण होगा। तो इसका एक बड़ा काम कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है माना जा सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं इस इलाके की जो बनावट है वो भी कुछ इस तरह की, एक तरफ अरावली पर्वत इसको जो है वो रोक लेता है, उधर से हिमालय रोक सकते, तो शायद एक कारण ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण कोई आज से नहीं बढ़ा है। अगर आप 2017 में देखेंगे तो चंडीगढ़ के अंदर पंजाब हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, तब बहुत जो है वो मिलकर काम करने की दिशा में जो कदम उठाने पर बात हुई थी। और मुझे लगता है कि ठीक है, पराली का जलना जीरो नहीं हुआ है, लेकिन अगर औसत देखें तो 70 से 80% तक जो है वो कमी आई है। अगर हम मीडियम माने आंकड़ों के हिसाब से कि 70 से 80% पराली कम हुई है, तो पराली की जलने घटनाओं में कमी आई है। तो हमारा जो इस वक्त एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पिछले कई सालों से उसी लेवल पर या फिर ज्यादा क्यों है? अगर पराली ही मुख्य कारण होता तो जो जितनी पराली में कमी आई, अगर उसका 50% भी अगर AQI में फॉल डाउन देखा जाता तो हम मानना चाहिए था। लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक तरीके से अक्टूबर का लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं नवंबर का जो लास्ट है वो कहीं ना कहीं चल रहा है और तापमान में जो गिरावट आ रही है और वायुमंडल के अंदर ऊपरी के अंदर जो कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बन रहा है, जिसके चलते नमी आ जाती है। और जितना भी इंडस्ट्री से
जो भी पोल्यूशन निकलता है वो वायुमंडल में जाने की बजाय ऊपरी परत, जो एक नमी की परत होती है, उसमें जाकर वो कहीं ना कहीं सघन जो है वो हो जाता है। और अगर इसी वजह से दिन में भी जो है वो दिल्ली एनसीआर में जो आपको तेज धूप नहीं दिखेगी। अगर आप हरियाणा के बाकी इलाके, खासकर चंडीगढ़ के आसपास का इलाका देखें तो ये इलाका बहुत साफ और बिल्कुल एक सांस लेने के लायक है। एयर क्वालिटी मैं ये नहीं कहता कि 100% चंडीगढ़ इसके आसपास अम्बाला क्षेत्र की साफ है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो एक हेल्थ एमरजेंसी की डिमांड की जा रही है उससे तो लाख गुना इस वक्त जो है चंडीगढ़ के आसपास की हवा जो है अच्छी, क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास कोई इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है। और आप देखेंगे फिर भी ये हालात एयर क्वालिटी इंडेक्स की में जो भारी गिरावट देखी जा रही है सिर्फ एनसीआर में नहीं, जहां जहां पर आप देश के अंदर जो बड़े इंडस्ट्री हब हैं, अगर आप उनका भी एक उठाकर अगर आप एक बार देखेंगे तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं ऐसा ही हाल है, क्योंकि तापमान गिरने से नमी बढ़ जाती है और जिसके चलते जो प्रदूषण के पार्टिकल पीएम जो होता है, पीएम पार्टिकुलेट मेट्रिकुलेट होता है, वो हैवी हो जाता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता, जिसकी वजह से वो नीचे रहता है। तो वो नीचे रहता है तो वो सांस के जरिए, आंखों के जरिए और जो है वो मानव शरीर में जाता है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों को पैदा करता है, खासकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये काफी है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जो पिछले सप्ताह एक आदेश जारी करके सभी जिला अध्यक्षों को, जिला उपायुक्तों को आदेश दिए थे कि अगर उनके इलाके के अंदर अगर हवा की गुणवत्ता काफी खराब है, अगर जो स्टैंडर्ड 3 था अगर वो हो जाता है तो वो हालातों को देखकर इलाकों के हिसाब से 5वीं तक के स्कूल बंद करने का जो है वो फैसला ले सकते हैं। तो यही है। ठीक जी, बिल्कुल ओपी शर्मा बने रही हमारे साथ। विजेंद्र कुमार, मेरा सवाल आपसे है, देखा जाए तो लगातार एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, अभी तक लोगों को क्या हिदायतें दी हैं? विजेंद्र, देखिए अंकिता, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो लगातार जो मरीज हैं हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, और ज्यादातर जो डॉक्टरों का कहना है कि जो आंखों की जलन और खांसी, जुकाम, इस तरह जो पोल्यूशन से जो समस्या जन्म ले रही है, उस तरह की समस्या सामने आ रही है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये लगभग मान के चलिए आप कि फरवरी तक इस तरह का जो परेशानी है सभी को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पोल्यूशन कम तभी होगा या तो बरसात, लगातार 2-3 दिन बरसात होगी, तब जाकर जो यहाँ का एक्यूआई लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तब डाउन जाएगा। अन्यथा ये स्मोक की जो चादर है, जो नमी है मौसम में, क्योंकि सर्दी में अब नवंबर का महीना है अंकिता, अब दिसंबर होगा तो ज्यादा कोहरा होगा और ज्यादा ठंड होगी, तो और ज्यादा पोल्यूशन भयंकर रूप धारण करेगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सिविल सर्जन है, साफ तौर पर हॉस्पिटल में मरीजों को देखने के लिए डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार बैठी हुई है। हालांकि 200 से 250 मरीज इस तरह से आंकड़ा है कि पहुंचते हैं, कभी नहीं भी पहुंचते, कम बढ़ती चलता रहता है, लेकिन इतने मरीज पहुंचते हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी बात है कि डॉक्टरों का कहना है कि मास्क लगा के चलिए आप। बिल्कुल, अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम से निकलते हैं, तो आप मास्क लगा के चलिए, फेस को कवर करके चलिए और कोशिश करें कि आप अगर घर से निकल रहे हैं कि जरूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा ना निकले। इस तरह की हिदायतें और साफ तौर पर जो टीमें हैं लोगों को जागरूक करने के लिए पोल्यूशन को। लेकिन देखिए अंकिता, ये हवा आई बातें हैं, तो तमाम जो बातें हैं कि पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन तब कम होगा जब सब एक सहयोग, जनता का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि बहुत सी चालान अब लगातार काटे जा रहे हैं, लोग कूड़ा जलाते हैं, लोग इस तरह से कई तरह की मतलब एक्टिविटी करते हैं। जैसे जो होटल्स हैं वहां पर भी हिदायतें दी गई है कि तंदूर ना जलाएं, क्योंकि ग्रेड 3 चल रहा है। तो कुछ वहां भी इस तरह की गतिविधियां हैं, तंदूर जलाना, कूड़ा जलाना, कचरे में आग लगा देना और सड़कों किनारे मिट्टी, ये तमाम तरह की ऐसी, जब तक इन पर ज्यादा सख्ताई नहीं होगी अंकिता, तब तक ये पोल्यूशन कम होने वाला नहीं है, चाहे भले ही लाख दावे करे प्रशासन या सरकार। क्योंकि एनसीआर में कई ऐसे मूल कार्य, निर्माण कार्य है,
वहां पर अनियमितता बरते जाना, ये कई तरह की चीजें हैं। सड़कों पे कई ऐसी सड़कें हैं मुख्य अंकिता, वहां पर इतनी डस्ट इतनी मिट्टी है जब वाहन वहां से विजेंद्र कुमार, गुजरते हैं। सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि आप बात लगातार कर रहे हैं कि धूल उड़ रही है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है, तो क्या धरातल पर किसी तरीके की स्प्रिंगलिंग की या फॉगिंग की प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, निगम अपनी तरफ से जो टैंकर के द्वारा जो सड़कें हैं जहां पर डस्ट उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव करता है लगातार, और मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि पेड़ों पर भी धूल जमी है। उन पेड़ों की धूल जब तक नहीं हटेगी, या तो प्रॉपर तरीके से पेड़ों की जो धूल है उसको भी पेड़ों को फुहारों के माध्यम से उनको भी धोया जाए, वो भी एक बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि सड़कों से मिट्टी हट गई, लेकिन मैं आपको इतनी ऐसी सड़कें गिनवा सकता हूं जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी है, वाहन जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा धूल उठती है, लोगों का दम घुटता है। अगर आप बाइक पे चल रहे हैं तो आप सांस नहीं ले सकते। इस तरह की सड़कें हैं, हालात है। लेकिन प्रशासन बस खाना पूर्ति करता है कि पोल्यूशन शुरू हो गया और हम ये कर रहे हैं, इस तरह से इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा अंकिता। और इसका पूरा जो नुकसान है वो सभी को झेलना पड़ रहा है, जनता को झेलना पड़ रहा है, लोगों को झेलना पड़ रहा है, बुजुर्ग और बच्चों को झेलना पड़ रहा है, गर्भवती महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। और ये पूरी सर्दी में इसी तरह से देखो, धूप निकली है उसके बाद भी पोल्यूशन 340 AQI लेवल है, क्योंकि पोल्यूशन है, मिट्टी है, डस्ट है, हवा में नमी है, तो पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये तमाम चीजें अंकिता, विभाग को, लोगों को, सभी को एक सहयोग से इस पोल्यूशन पर काम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। जिस तरह से विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई है, उतने पेड़ नहीं लग पाए हैं। चारों तरफ मेट्रो का जाल बिछा दिया गया है, बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए गए हैं, लेकिन इतने पेड़ वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जब पेड़ लगाए जाते हैं या तो उनकी देखरेख नहीं होती, पेड़ मर जाते हैं। और यही कारण है कि पेड़ों की कमी के चलते पोल्यूशन ने जन्म लिया है। अन्यथा NCR में आज अगर पुरानी 20 साल पहले जाए तो इतना पोल्यूशन नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है तो समस्या भी अंकिता जन्म लिया है। जी विजेंद्र कुमार, जैसे कि आपने बताया कि AQI लेवल है वो 340 तक पहुंच चुका है, तो मेरा सवाल OP शर्मा आपसे है, देखा जाए तो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कितनी अगर घटी हुई है आप ये बताइए, और ट्रैफिक पर कितना असर पड़ रहा, उड़ानें और ट्रेनें पर कोई अभी तक असर देखने को मिला है? देखिए अंकिता, जहाँ तक विजिबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक विजिबिलिटी की इतनी कोई जो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक हल्की सी बारिश या कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता है तो ये स्थिति जो है वो आने टाइम में जो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो खेतों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भी कमी आई है। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।